नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप खुशहाली हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसे बहुत सारे एरियाज में अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुल रहा है, बहुत कुछ एक्टिविटीज को अलाउड किया गया है, लेकिन हम बाहर निकल रहे हैं तो सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और खुद के, क्योंकि हम लोग घर पे आते हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ हम ही नहीं, तो फैमिली के लिए भी हम लोग न्योता लेके आ सकते हैं, तो इसलिए उसका केयर करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, आज का प्रोग्राम है नॉकडाउन टू लॉकडाउन। इस लॉकडाउन को कैसे हम लोग नॉकडाउन कर सकते हैं, जो इफेक्ट है, जो अभी पीरियड कुछ बचा है, थोड़ा सा पीरियड बचा है, और आशा है कि ये 17 तारीख को खत्म हो जाएगा सब, और सब लोग खुली सांस ले पाएंगे, अपने एक्टिविटीज फिर से शुरू कर पाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना रूल्स का फॉलो करते हैं और किस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं। अगर ये बढ़ गया तो फिर सबके लिए मुश्किल घड़ी हो जाएगी। फिर भी इस समय में अगर ये मतलब अनसर्टन सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में भी आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, जो मैक्सिमम टाइम हमने यूटिलाइज किया है, जिस मैक्सिमम टाइम में हमने यही कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे टाइम को हम लोग पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं, अपकमिंग ईवी इंडस्ट्री में या फ्यूचरिस्टिक ईवी इंडस्ट्री में, बूमिंग ईवी इंडस्ट्री में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से हम लोग अलाइन हो सकते हैं, किस तरीके से गोगो ग्रुप वर्क करता है, इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस है, कि क्या क्या बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड क्या इस इंडस्ट्री का सिचुएशन है, ये सब बातों पे हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है। कल हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पे, बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस है उनका कल हमने आंसर दिया था। कुछ लोगों के क्वेश्चंस है कि जिन्होंने यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो देख लीजिए। यूट्यूब पे जाएंगे, गोगो A1 सर्च करेंगे तो आपको gogoa1.com का चैनल मिलेगा। उस चैनल पे सभी टेक्निकल रिलेटेड सभी वीडियोज है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि जैसे मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट है, बाकी चीजों के लिए प्राइजिंग के बारे में क्वेश्चंस थे, तो आप gogoa1.com वेबसाइट को विजिट करेंगे तो सभी प्रोडक्ट के प्राइजिंग वहां पे दिए हैं। और अभी सब जानते ही है कि ऑल ओवर इंडिया हमने फ्री डिलीवरी कर दिया है, कि जिस तरीके से आपको कहीं पे भी मंगाना है तो आप gogoa1.com के वेबसाइट पे बुक करके कहीं पे भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। जो नए लोग हैं, आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जिन्होंने मॉर्निंग का वेबिनार भी अटेंड किया, यूट्यूब का सेशंस अटेंड किया और अभी फेसबुक का भी अटेंड कर रहे हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि मॉर्निंग का यूट्यूब का सेशन भी बहुत ही वैल्यूएबल था, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा निचोड़ उसमें था, एंड उस सेशन से भी डेफिनेटली आपको सपोर्टिंग होगा। अभी आते हैं हम लोग आज के सेशन पे, नॉकडाउन टू लॉकडाउन। जिस तरीके से हम अभी के सिचुएशन में टाइम गुजार रहे हैं, कि क्योंकि सबके पास टाइम तो सेम ही है, जिस तरीके से शुरू में हमने बहुत सारी रेस्ट ली होगी, आराम किया होगा, अभी की सिचुएशन ऐसी रहेगी कि उतनी नींद भी नहीं आती है। और अभी का सिचुएशन में टेंशन बढ़ना शुरू हो चुका होगा, गुस्सा आना शुरू हो चुका होगा, अलग अलग चीजें होनी शुरू हो चुकी होगी घर में, उन्हीं लोगों को रोज रोज देख के, और इतने का साथ में कभी गुजारे नहीं थे, तो वहां पे कुछ इमोशनल चैलेंजेस आना शुरू होगा। लेकिन बहुत सारे लोग स्मार्ट है, बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अदर एक्टिविटीज करने के लिए, अपना फ्यूचर को प्लान करने के लिए। कुछ लोगों ने जो अपने पैशंस थे, जो अपने शौक थे, उनको पूरा करने के लिए, जैसे किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो उन्होंने ड्राइंग्स की है, किसी को म्यूजिक बजाना पसंद है तो उन्होंने म्यूजिक बनाया। मतलब लाइफ में जिस तरीके से हमें एक रेस्ट की जरूरत होती है, वो कुदरत ने शायद अभी मौका दिया था। हम लोग पास्ट को एनालाइज करके, हम कहाँ है, क्या आगे करना चाहिए, इसके लिए ये बहुत सारे लोगों ने वक्त का इस्तेमाल किया, फ्यूचर का प्लानिंग किया। अभी इस पीरियड में जिस तरीके से, लेकिन कुछ लोग फिर भी अगर परेशान होंगे, या अगर उनको नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो उनके लिए कुछ बातें मैं बताऊंगा। कि जिस तरीके से हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक का लाइव सेशंस होता है, तो ये 2 घंटे तो एटलीस्ट हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि आपके टाइम को पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने के लिए। उसके साथ में जो मैक्सिमम टाइम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैक्सिमम टाइम न्यूज देखते रहते हैं, क्योंकि वही न्यूज देख के, या फिर अगर निगेटिव न्यूज ही देख के हमारा माइंडसेट और भी डिस्टर्ब होगा। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूज को ज्यादा मत देखिए, मॉर्निंग में या शाम को एक बार देख लिया, दिन में ओवरऑल क्या हुआ, एक थोड़ा सा 5-10 मिनट में इंफॉर्मेशन मिल गया,
इनफ है, क्योंकि हर चीज को, क्योंकि कोई भी न्यूज आज के डेट में देखेंगे आप तो पॉजिटिवली बहुत कम न्यूज आ रही है, नेगेटिव न्यूज ज्यादा आपको सुनाई देते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमारे माइंडसेट पे, हमारे मूड पे, हमारे एक्टिविटीज पे इफेक्ट करता है। तो ज्यादा बुक्स पढ़ने का आपको शौक है तो बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी को पॉजिटिवली, अगर यूट्यूब पे कुछ पॉजिटिवली वीडियोस देखने का शौक है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, फेसबुक पे दोस्तों के साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आप कुछ चीजें आपके पास यूनिक है, अगर आप कुछ चीजें लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से हम प्रोग्राम करें, आप भी फेसबुक लाइव आके, आप भी यूट्यूब लाइव आके लोगों के साथ आपका नॉलेज शेयर करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ता है। तो उसमें से एक खुशी भी मिल जाती है, हमें एक सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है और दूसरों को भी सपोर्ट होता है। तो ये एक्टिविटीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने देख ली कि लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इसमें से लॉकडाउन के इफेक्ट्स के ऊपर मैं आज ज्यादा बात करूंगा, और मेन मकसद मेरा यही था कि नॉकडाउन टू लॉकडाउन इफेक्ट्स, एक्चुअली ये वर्ड ऐसा होना चाहिए था, नॉकडाउन टू लॉकडाउन इफेक्ट्स। लेकिन लॉकडाउन के इफेक्ट्स को अगर देखेंगे हम लोग, तो आज क्या क्या इफेक्ट्स आज हो रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगा और देन मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पे आ जाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे लोगों के कि जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, तो ये सेशन को आप लास्ट तक देखते रहिए। इफेक्ट क्या क्या आ चुके हैं, तो पहला इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा, तो एक तो हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इफेक्ट हमारे हर सब के ऊपर आ चुका है। फाइनेंशियल इफेक्ट जब आएगा, क्योंकि इसमें एक्टिविटी स्टॉप है, जॉब अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी आपको पे करे, हो सकता है आधा पे करे, हो सकता है बिल्कुल भी पे ना करे। तो इस कंडीशन में अभी ये सेटबैक हमारे लिए आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस चालू है एंड इसके ऊपर फाइनेंशियल हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा। जिन लोगों के इंस्टॉलमेंट चालू है तो उन लोगों के ऊपर बर्डन आएगा कि इंस्टॉलमेंट्स को किस तरीके, क्योंकि अगर भले ही 3 महीना प्रोस्पोन कर दिए गए, लेकिन कभी ना कभी तो वो पे करने ही है। देन उसके साथ में फाइनेंशियल बर्डन में बहुत सारे लोगों के ऊपर टीम जिम्मेदार है, जिनके अपने खुद के बिजनेस है, तो उन लोगों को भी ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेना पड़ेगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको भी हमें पे करने की जरूरत है। मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली के लिए नहीं, जो लोग हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे साथ में काम करते हैं, सालों से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो उन लोगों को भी छोड़ नहीं सकते, तो उनको भी पे करना जरूरी है। मतलब हर बिजनेसमैन भी आज फाइनेंशियल क्राइसिस में, क्योंकि कोई इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था, किसी ने लाखों रुपए बैलेंस में नहीं रखे थे कि ये सिचुएशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके प्रोडक्ट लाइन ऐसी है कि जो प्रोडक्ट होल्डिंग नहीं कर सकते, या फिर उस प्रोडक्ट को उसी समय पे अगर हम लोग लिक्विडेट नहीं करते, प्रोसेस नहीं करते, तो वो प्रोडक्ट में डैमेजेस हो जाते हैं। तो ऐसे भी सफर कुछ लोग हो चुके होंगे। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, कुछ लोगों के छोटे बिजनेस है कि जिनको डेली एक्टिविटीज पे उनका काम चलता है, डेली अर्निंग उनका होना जरूरी होता है, तो उन लोगों के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट आज के डेट में आया हुआ है। जो लेबर्स है उनको कंप्लीटली आज इस इफेक्ट का सफर होना पड़ रहा है, इंडस्ट्री को सफर होना पड़ रहा है। जो भी छोटे छोटे एक्टिविटीज है, या फिर हर इंसान को इस सिचुएशन में सफर होना पड़ रहा है। इवन गवर्नमेंट्स को भी सफर होना पड़ा है। तो इस सिचुएशन से अभी बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, अभी उसके ऊपर रोके कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन डेफिनेटली दोस्तों निकाल सकते हैं कि जो हुआ है वो तो हो चुका है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में हम खुद है, हमारा माइंडसेट है, या फिर हमारे एक्टिविटीज है, इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं डेफिनेटली। और उसके हिसाब से इसको एक्शन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन रिएक्शन पे डेफिनेटली हमारा कंट्रोल हो सकता है। और रिएक्शन क्या देना है इस चीज को, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, और उस रिएक्शन के डिसीजन के थ्रू हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं, फाइनेंशियल सेटबैक हमें बैठ चुका है, तो इस सेटबैक से इमीडिएटली या फिर स्ट्रैटेजिक वे में प्लानिंग करके हमें बाहर निकलना जरूरी है। कुछ सिचुएशंस ऐसे रहेंगे कि जहां पे आपको इमीडिएटली वो रिकवरी नहीं आएगा, तो हमें उसको बाइफर्गेट करना होगा, स्टेप्स डालने होंगे, और वो स्टेप्स डाल के हमें कमिटमेंट्स देना होगा कि यस, ये पीरियड में ये इतने स्टेप्स में हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। कुछ लोगों को पॉसिबल होगा कि इमीडिएटली जो उनके पास रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस थ्रू वो इमीडिएटली मटेरियल प्रोसेस करके उनका रिकवरी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका प्रोसेसिंग वर्क है, या तो उनको वो मटेरियल अभी नया बनाने में या प्रोसेस करने में वक्त जाएगा, वो फिर मार्केट में जाएगा, फिर उसके बाद में पैसा हाथ में आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है।
कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे एरियाज में जैसे अभी जोन्स ऐसे बन चुके हैं कि जिसमें और शायद हो सकता है 1 महीना 2 महीने भी ओपन ना हो, तो ऐसे एरिया में लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर वहां पे काम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्स हमें ढूंढना जरूरी है। मतलब आज जो भी करना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो पहले करते थे उसी ट्रैक पे जाके उसको स्टेप्स डाल के हम लोग रिकवरी ला सकते हैं। उसी ट्रैक पे जाके और एक्स्ट्रा वर्क करके और हार्ड वर्क करके हम लोग उसमें से रिकवरी पा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अभी कुछ तो एडिशनल करना पड़ेगा। मतलब कुछ लोग जो चेंज ओवर फेज में है, इसमें अभी कोरोना ने उनका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, अभी नया ही कुछ चालू करना पड़ेगा। तो नया चालू करते समय सोच समझ के हम लोग चालू करेंगे और उसमें ऐसे चीज पे काम करेंगे जिस तरीके से आज गोगो ग्रुप ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है एज ए बिजनेस एसोसिएट बन के आप इमीडिएटली अपना प्रॉफिटेबिलिटी शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हम लोग चेंज ओवर फेज में या फिर हम लोग एडिशनली कुछ कर सकते हैं, तो एडिशनली कुछ करने वालों के लिए या फिर चेंज ओवर फेज वालों के लिए एकदम इंस्टेंट अर्निंग की अपॉर्चुनिटी गोगो ग्रुप ने दी है। बिजनेस एसोसिएट बन के आप इमीडिएटली अपना प्रॉफिटेबिलिटी शुरू कर सकते हैं। विद इन अ वीक आपके अकाउंट में आपका प्रॉफिट मिल सकता है। वो किस तरीके से, उसका पूरा डिटेल में, जिस तरीके से वेबिनार्स होते हैं तो वेबिनार में पूरा हम लोग डिटेल में समझा देते हैं किस तरीके से बिजनेस एसोसिएट बना जा सकता है। इसका यूट्यूब पे एक वीडियो भी हमने डाला हुआ है। लेकिन बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद और प्रॉफिट रेशियो जो है आपका, कंपनी ने हॉट प्रोडक्ट्स पे, जो फास्ट रनिंग प्रोडक्ट्स है और जो आज ऑलरेडी डिमांडेड प्रोडक्ट्स है, ऑलरेडी हमारे पास इनफ इन्वेंट्री है ताकि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक हम लोग कंटिन्यूअसली सप्लाई कर सकते हैं। कितने भी ऑर्डर्स आए तो भी इतना इन्वेंट्री हमारे पास में ऑलरेडी है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेगुलर उतना इन्वेंट्री हमें रखना ही पड़ता है। मार्केट के डिमांड्स उतने हैं, तो उस हिसाब से जो डिमांड अभी आ रही है, जो प्रमोशंस अभी होगा, तो उसमें बिजनेस एसोसिएट बन के आप जितना मैक्सिमम gogoa1.com को प्रमोट करेंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपके अकाउंट में आएगा। और स्ट्रेट अवे 10% प्रॉफिट आपको दिया गया है। तो इस 10% प्रॉफिट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब आज अगर रेगुलर देखा जाए तो हमारे पास जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम में एक पर्सन महीने का अगर उसका देखा जाए तो 15 to 20 लाख का उनका सेल होता है। अगर 10 लाख का सेल होता है, 5 लाख से ऊपर ही हर किसी का सेल होता है। तो अगर हम लोग मिनिमम का कैलकुलेशन भी करते हैं, 5 लाख का भी अगर इस प्रमोशन थ्रू ऑलरेडी जो सेल है वो आप टैप कर पाते हैं, तो भी आपको 50,000 से तो मिनिमम पहले महीने से ही शुरुआत हो सकती है। तो इस तरीके से एसोसिएट बन के किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। देन कुछ लोग रहेंगे कि जिनको अभी आधे प्रोसेसिंग में है, उनके प्लांट्स या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उनको कॉल करना है, जो लेबर्स उनके पास थे, जो टीम उनके पास में थी, उनको इमीडिएटली कुछ प्रोडक्ट अगर प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, जो नियर बाय एरिया में, जैसे मुंबई में, पुणे में, महाराष्ट्र में या फिर नियर बाय एरिया में, हम लोग इमीडिएटली उनको प्रोसेसिंग के लिए मटेरियल दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास ऑलरेडी टीम है, 4-5 लोग है और उनको जॉब चाहिए, उनको कुछ काम चाहिए, तो उस काम के लिए हम लोग, हमारे पास जो प्रोसेसिंग पेंडिंग है या फिर हमारे पास जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे पैकेजिंग है, बहुत सारा मटेरियल है कि जिसमें हमें प्रोसेस करके, शॉर्ट प्रोसेसेस है उसको प्रोसेस करके पैकेजिंग करना है। कुछ मटेरियल है कि जिसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, कुछ मटेरियल है जिसको प्रिपरेशन करना है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है। अगर ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज हमारे वहां पे आके आप ग्रुप में आके काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे जैसे रहेगी कि जिनको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वहां पे भी आप नॉक करना शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि काम है, हम लोग ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है, काम डिमांड करने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है। जहां से भी जिस तरीके से भी काम मिलता है, इस फेज से हमें बाहर निकलना जरूरी है। इसीलिए हमें अभी डबल स्पीड में एक्टिव होना जरूरी है। अगर ये इसके लिए रोते बैठेंगे और ये क्या सिचुएशन आ गई और कैसे करे, ऐसा अगर सोचते हम लोग बैठेंगे तो और डबल इसमें हम लोग सफर होंगे। ये इफेक्ट हमें निकालना है। तो लॉकडाउन का जो भी इफेक्ट हमारे लाइफ पे आया है, तो उसको हमें निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इफेक्ट। और उस फाइनेंशियल इफेक्ट को निकालने के लिए अभी हमें हमारा स्पीड डबल करना ही होगा, ताकत डबल करनी ही होगी, डबल स्पीड से मेहनत करनी होगी। तभी जाके हम लोग आने वाले 2-3 महीने में, 6 महीने में इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हैं। उसके लिए हमसे जितना भी सपोर्ट हो सकता है हम लोग करेंगे। हम काम दे सकते हैं, हम किसी को डोनेशन नहीं दे सकते, किसी को फ्री में प्रोडक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी बिजनेस इथिक्स फॉलो करते हैं। तो हम लोग इसमें आपको अगर एक्टिव रहना चाहते हैं, आपको अगर एक्टिविटीज चाहिए तो एक्टिविटीज हम लोग दे सकते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग आप कर सकते हैं या प्रमोशन आप कर सकते हैं, तो प्रमोशन में आइए, आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा।
वहां पे सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेसिंग में आना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग में आप आइए, वहां पे हम सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे रहेंगे कि जिनको असेंबलिंग का ट्रेनिंग टेक्निकल थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं भी है, तो आप आइए, हम आपको सिखाएंगे। 2 दिन में आपको ट्रेन करके इमीडिएटली आपको स्कूटर का असेंबलिंग हमारे पास कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उसमें आप एक्टिव हो जाइए। स्कूटर का असेंबलिंग कीजिए, इलेक्ट्रिक बाइसिकल का असेंबलिंग चलता रहता है, उसमें आप एक्टिव हो जाइए, उसमें आप असेंबल करके दे दीजिए। हम पर पीस आपको डिसाइड करके दे देंगे। अगर आप 100 बाइक्स भी 100 स्कूटर भी असेंबल करते हैं तो भी 10 लोगों का हम लोग इजीली अर्निंग पा सकते हैं। उसके साथ में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हमारे पास है कि जिसको प्रोसेस करना के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, पैकेजिंग करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप किस तरीके का वर्क करना चाहते हैं, कोई अगर डिजाइनर है, आईटी इंजीनियर है, कोई अगर ग्राफिक डिजाइनर है, कोई वीडियो शूटिंग वाले हैं, कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले हैं, तो आप भी आ जाइए। आपके लिए भी अगर हमसे जितना जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है। इमीडिएटली आप काम को शुरुआत कर सकते हैं। आप बिजनेस एसोसिएट बनिए, इमीडिएटली आपके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रेडी है। बिजनेस एसोसिएट कैसे बनना है वो भी आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, gogoa1.com पे देख सकते हैं, या गोगो फाउंडेशन पे जाके भी वहां से आप हमको फिलअप कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी बिजनेस एसोसिएट नहीं बन सकते हैं क्योंकि जिनका बहुत ही छोटा बजट है, छोटा काम है, तो वो शायद अभी के बैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप आइए। अगर आप काम करना चाहते तो वी विल सपोर्ट यू। हम लोग सबको सपोर्ट करने में हमेशा एग्रेसिव रहेंगे। और इसमें क्लीन एंड क्लियर मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग डोनेशन नहीं दे पाएंगे, हम लोग किसी को फ्री में प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके हाथों को काम दे सकते हैं, जिसमें प्रोसेस करके आप अपना हक का पैसा लेके जा सकते हैं। एंड हमें भी सपोर्ट होगा कि जिस इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो प्रोसेसिंग पेंडिंग है वो भी प्रोसेसिंग हम लोग, या फिर एडिशनल वर्क भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट 6 मंथ में 12 मंथ्स में हमें प्रोडक्ट लगता है वो भी अभी हम लोग प्रोसेस करके प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो जो लोग मुंबई में है, पुणे में, या नियर बाय नवी मुंबई के नियर बाय एरिया में है, वो लोग लाइव देख रहे हैं, या फिर आपके पहचान के कोई लोग हैं, उनको अगर कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमारा नंबर दे सकते हैं या वेबसाइट दे सकते हैं और एड्रेस देके आप उनको यहाँ पे भेज सकते हैं। ये हो गया फाइनेंशियली इफेक्ट। या आप अपने एरिया में जिस तरीके से बाहर से ऑल ओवर इंडिया से लोग देख रहे हैं, कुछ लोग फॉरेन से भी, बाहर की कंट्री से भी लाइव रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरीके से आपके एरिया में अगर आपको पॉसिबल है तो आप लोगों को सपोर्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप नॉक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। क्योंकि आज तक हमने रिकॉर्ड भी देखा है और आज तक हमने देखा है कि जब भी देश पे या जब भी कहीं पे कुछ दिक्कत आती है तो हर इंडस्ट्री वाला, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर बिजनेसमैन हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है। हर बिजनेसमैन गवर्नमेंट के लिए भी हमेशा खड़ा है, हर बिजनेसमैन लोगों के लिए भी हमेशा खड़ा है, और हर बिजनेसमैन कंटिन्यूअसली एक स्टेप आगे आके, क्योंकि हर बिजनेसमैन की एक ही खासियत होती है कि वो अपने से पहले दूसरों की सोचता है, क्योंकि उसके ऊपर वो खुद एक अकेला डिपेंड नहीं होता है, उसके साथ लोग भी होते हैं, तो पहले उनकी सोचता है और फिर अपनी खुद की सोचता है, फिर अपने परिवार की सोचता है। तो यही खासियत बिजनेसमैन की होती है और सभी बिजनेसमैन इसी तरीके से सोचते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपके आजू बाजू में जो भी बिजनेसमैन रहेंगे, जो इथिकली बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप अप्रोच करके उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं एंड अपने लिए भी अर्निंग हम लोग पा सकते हैं। जो आपका एक्सपर्टाइज है, जो आपका स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी को आप वहां पे डिलीवर करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं या अपने लिए भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। तो ये होगा फाइनेंशियली हम लोग कैसे आ सकते हैं और हमारी तरफ से क्या क्या सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात की। दूसरी बात, अगर आपका बिजनेस है खुद का और वही बिजनेस को आप एक्टिव कर रहे हैं तो उसमें भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे विथ सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब सभी रूल्स को फॉलो करके, या फिर उनको कितना जॉब वर्क हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं उतना दे दीजिए, कितना वर्क हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उतना दे दीजिए। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए हर किसी को प्रिपेयर होना जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम के लिए हमें अपने घर में, जिस तरीके से पिछले एक वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपके घर में अभी एक आपका कंपलसरी वर्क स्टेशन बनना जरूरी है, क्योंकि एक अभी प्लेस आपके घर में ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हो, या फिर मोबाइल से आप काम करते हैं तो मोबाइल से आप कर सकते हैं, क्योंकि आज मोबाइल स्मार्टफोन्स इतने एक्टिव हो गए हैं कि जो काम आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से कर सकते हैं उतना काम आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं।
जब आपका जॉब भी शुरू होगा तो जॉब के साथ में 2 घंटा आप घर पे बैठ के भी एडिशनल एक्टिविटीज को डिमांड कर सकते हैं, वहां से आप प्रोसेस कर सकते हैं। हमसे ही नहीं, आपको बहुत सारे लोगों से मिलेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी इंप्लीमेंट हो रहा है और वही कल्चर अभी चलेगा और वही कल्चर को हमें भी प्रमोट करना होगा, वही स्ट्रक्चर से हमें भी चलना होगा। मगर 8 घंटे का आपका अगर जॉब खत्म हो गया, उसके बाद में 2 घंटा घर पे बैठ के आप एडिशनल वर्क कीजिए, तो उसमें से एडिशनल अर्निंग हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस इफेक्ट को कम कर सकते हैं, फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल बन सकते हैं। जो फ्यूचर को फिर हमें ग्रोथ करनी है, जो अभी नेक्स्ट ग्रोथ करने के लिए फिर हम लोग स्ट्रैटेजिक वे में प्रॉपर प्लानिंग करके नेक्स्ट ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। इसके बाद में जिंदगी में कभी भी ऐसे चैलेंज अनसर्टनली आ सकते हैं। शायद इस वक्त बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं रहेंगे, लेकिन इसके आगे के लिए हमें प्रिपेयर होना जरूरी है। जो लोग डेप्थ में नहीं है, जो न्यूट्रल में चल रहे हैं या जो प्लस में चल रहे हैं, तो उन लोगों ने इमीडिएटली अपना एक सर्टेन फंड्स बाहर निकाल के साइट में रखना जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन भविष्य में भी कभी भी कौन से भी रूप में आ सकती है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना जरूरी है, ताकि जो इफेक्ट इस समय हमें आया होगा उतना इफेक्ट इन फ्यूचर ना आए, इसलिए रिजर्व करना भी जरूरी है। उसके साथ में अगर हम लोग एक्टिविटीज में भी अगर इसे सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना है, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमने इस्टेब्लिश करना, अपने बिजनेस में जितना मैक्सिमम हो सकता है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमें इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जितना आपके बिजनेस पे भी मैक्सिमम हो सकता है आउटसोर्सिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज की डेट में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास रहेंगे, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रहेगा, और ऐसे सिचुएशन में आज भले अगर वर्कर्स काम नहीं कर रहे, हो सकता है एक बार आप उनको समझा सकते हैं कि पैसा पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं समझा सकते, उसका मेंटेनेंस है, उसका अगर रेंट है तो वो हमें तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रेंट पे दिया है उसने भी कहीं से लोन लेके रेंट पे दिया होगा, तो उसको भी लोन के इंस्टॉलमेंट देने हैं, तो वो तो आपको उसमें से बोल नहीं सकता है कि मैं आपको छूट दे देता हूं, तो और बार बार छूट आप मांग भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमें प्रिपेयर होना जरूरी है कि जो स्टेबल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उन इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस निकालना, और जो लोग हमारे साथ में काम करते हैं उनको भी इस काम में या फिर इन फ्यूचर भी कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए हमें यहाँ पे अलर्ट रहना उसके लिए जरूरी है। तो इसके आगे जितना हम लोग आउटसोर्सिंग कर सकेंगे, जितना दूसरों के प्लांट में हम लोग जा सकेंगे या फिर वहां से प्रोसेसिंग कर सकेंगे, अगर प्रॉफिट आपका कम भी हो रहा है चलेगा, लेकिन अभी का वक्त ऐसा है, अभी का सिचुएशन ऐसा है कि रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड आपका डे टू डे एक्सपेंस को कंट्रोल करना जरूरी है। उसके लिए किस तरीके से स्मार्ट वे में आप काम कर सकते हैं, किस तरह, क्योंकि घर से वर्क फ्रॉम होम जितना पॉसिबल है अगर उतना ऑलरेडी इंप्लीमेंट आपने किया ही होगा, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो अभी से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करके, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलना है आपके स्टाफ को, तो उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच गया, उसका टाइम बच गया, जो ट्रैवलिंग में टाइम जाता है वो बच गया, एक्सपेंस बच गया, तो उतने ही कॉस्ट में उनसे आप निगोशिएट कर सकते हैं कि अगर इसके पहले हम लोग अगर एक 20,000 सैलरी देते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि आपको थोड़े दिन के लिए सपोर्ट करना है, जो आपका बाकी का एक्सपेंस बच रहा है तो वो हम लोग बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसमें से हम लोग बाकी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो थोड़े दिन वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसीलिए और वर्क फ्रॉम होम करने से क्या होगा कि आपका एक तो एनर्जी बच जाएगा, जो एक्सर्शन होता है उनका आने जाने में वो बच जाएगा, एंड प्लस इफिशियंसी उनका ज्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ में जो अभी आदत लग चुकी है 2 महीने में, तो वो भी उनकी कंटिन्यू रहेगी। तो जिनको जिनको पॉसिबल है वो वर्क फ्रॉम होम डेफिनेटली कर सकते हैं। देन जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स है जहाँ पे मशीन पे आके काम ही करना पड़ता है, तो उसमें भी हम लोग सोच सकते हैं, अगर आपके पास 10-20 मशीन है एक ही जगह पे मैनेज करना पड़ता है, तो उसको कैसे डिसेंट्रलाइज हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप आइडियाज लगा सकते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस को आप बखूबी जानते हैं, तो उस बिजनेस में किस तरीके से हम लोग डिसेंट्रलाइज उसको कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप सोच सकते हैं। एडिशनली जब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में हैं तो उसमें आपको अगर प्रमोशन के लिए आपके प्रोडक्ट, आपको अगर मैन्युफैक्चरर है, आपका भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, क्वालिटी है, आप अच्छा सर्विस दे सकते हैं, वारंटी दे सकते हैं, तो उसके लिए भी gogoa1.com का प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट कर सकता है। आपके भी प्रोडक्ट
हमारे प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर 1 पे पोर्टल है ऑनलाइन बिजनेस में, तो उस पोर्टल पे भी आपके प्रोडक्ट जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया इमीडिएटली बहुत सारे लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। उसमें से आपको भी सपोर्ट हो सकता है, अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो वो निकालने के लिए भी सपोर्ट हो सकता है, अगर रेगुलर प्रोडक्शन में भी आपके प्रोडक्ट को लाना है तो उसके लिए भी सपोर्ट आपको हो सकता है। तो जितना हो सकता है हमारी तरफ से, जितना हो सकता है आपकी तरफ से, क्योंकि ये चैलेंज एक किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है, ये हमारे लिए, आपके लिए और सब पूरी दुनिया के लिए। तो इसीलिए हमें ही एक दूसरे को सपोर्ट करके इससे बाहर निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आज अगर हम लोग सिर्फ यही राह देखते रहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी और गवर्नमेंट से कुछ होगा और फिर हम लोग सर्वाइव होंगे, तो भूल जाइए। या फिर उसके वही इस पे रहेंगे तो कब क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। तो वो मतलब उसके एक्सपेक्टेशन पे मत रहिए। मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है एक्सपेक्टेशन मत रखिए अगर इसी तरीके से। लेकिन एज ए बिजनेसमैन अगर गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, हमारा काम है, हम तो टैक्स राइट टाइम पे पे करेंगे, हम तो सभी चीजें फुलफिल करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम देश के लिए कर रहे हैं तो हमारा काम बनता है कि हम ये करते रहे। तो उसी तरीके से, क्योंकि आज एज ए बिजनेसमैन आप और हम ऐसे मोड पे हैं, ऐसे स्टेज पे है कि जहां पे लोग हमारी तरफ एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, एक सपोर्टर की दृष्टि से देखते हैं और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल करना हमें मिलके जरूरी है। तो दोस्तों ये देख लिया हमें फाइनेंशियल इफेक्ट जो आ रहा है उसमें हम लोग किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सोचना ही पड़ेगा, आइडियाज लगानी होगी और आइडियाज लगा के इसमें से बाहर निकलना ही होगा। दूसरी बात, इमोशनल बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आ चुके होंगे, मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो चुके होंगे। अगर मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हुए तो उसमें भी हमें अभी जो समझो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में हमें खुद को न्यूट्रल करना जरूरी है। जो भी पास्ट थॉट्स आपके हैं या फिर जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, तो उन सबको बैठ के क्लियर करना जरूरी है। अगर इमोशनली आप या फिर मेंटली डिस्टर्ब है तो आपको, अगर हो सकता है, पॉसिबल है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको हेल्प होगी खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, खुद के जो पास्ट के, क्योंकि अभी हमें इफिशियंसी बढ़ाना जरूरी है और इफिशियंसी तभी बढ़ेगी अगर हम लोग मेंटली स्टेबल है। तो अगर मेंटली स्टेबल नहीं है तो हमारा इफिशियंसी नहीं बढ़ेगा, इफिशियंसी डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी के सिचुएशन में मेंटली सब लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। और इस सिचुएशन में अगर हम लोग कुछ एडिशनल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर हम खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, खुद को प्रॉपरली हम लोग प्लान नहीं करते हैं, खुद के खूबियों को नहीं जानते हैं, खुद के गलतियों को नहीं जानते हैं, खुद की आदतों को नहीं जानते हैं, और उसको अगर हम लोग लिस्ट आउट करके सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, तो फिर आने वाला समय हमारे लिए डिफिकल्टी खड़ा कर सकता है। इसीलिए मेंटली भी हमें, जितने भी हमारे थॉट्स है, जितने भी हमारे चैलेंजेस है, जितना भी हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो डिस्टर्ब प्लेटफॉर्म से, डिस्टर्बिंग मूड से हमें बाहर निकल के, क्योंकि आप अकेले ही ऐसे हैं कि जो खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। बाहर का कोई इंसान आके आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। बाहर के लोग आपको गाइडेंस कर सकते हैं, डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक आपको कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम ही जिम्मेदार है, हमें खुद को बदलने के लिए और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए हम इसके ऊपर एक्टिवली वर्क कर सकते हैं। एक्टिवली वर्क करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंज करना जरूरी है। जब तक मेंटली हम लोग स्टेबल नहीं होंगे, जो होना था हो चुका है, एक्सेप्ट कर लीजिए, जो होने वाला है उसको प्लानिंग कीजिए एंड आज के अभी के ऊपर फोकस कीजिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली हम लोग डेडिकेशन से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत कम समय में इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। अगर किसी ने मेडिटेशन एक्टिविटी शुरू नहीं की है तो डेफिनेटली शुरू कर दीजिए। कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वहां से सीखिए। बहुत सारे आपको ऑलरेडी लोगों को पता रहेगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस छूट गई है, नहीं करते हैं, तो अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुद के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको फिजिकली एक्टिविटीज की जरूरत है, मतलब मेंटली हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग स्टेबल हो सकते हैं, इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, और आने वाले हर सिचुएशन के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं।
देन तीसरी चीज आती है कि किस तरीके से हम लोग हमारे फिजिकल स्टेटस को फिर से रूट पे ला सकते हैं, क्योंकि अभी हुआ ये है कि 2 महीने में हो सकता है कि आप एक ही जगह पे, एक ही एरिया में, एक ही घर में, तो फिजिकली एक्टिविटीज हमारी कम हो चुकी होंगी। और जब फिजिकली एक्टिविटीज हमारी कम हो चुकी है और सर्टनली हम लोग अगर वर्क पे जाएंगे तो वर्क पे जाते समय हो सकता है कि शरीर उतना साथ ना दे, क्योंकि अभी आदत टूट चुकी है। कोई भी आदत तैयार होने में 21 दिन में वो तैयार भी हो सकती है और 21 दिन में खत्म भी हो सकती है, टूट भी सकती है। तो 21 दिन से ज्यादा का टाइम ऑलरेडी बन चुका है, तो उस आदत में अभी हम लोग नहीं रही है। पहले जितना हार्डवर्क करते थे, जितना डेडिकेशन से काम करते थे, शायद हो सकता है अभी घर के बाहर निकलने के बाद हमारा फिजिकल हमें उतना सपोर्ट ना करे। तो इसीलिए अभी जो वक्त बचा है, हम लोग मान के चलते हैं और यही आशा रखते हैं और यही तैयारी करते हैं सब मिलके कि 17 तारीख को ये खत्म हो जाए और 17 तारीख से हम लोग पूरा 18 तारीख से रेगुलर रूटीन पे आ जाए। तो यही तैयारी करके भी हम लोग तैयारी करते हैं, तो भी हमारे हाथ में और 10 दिन है। इस 10 दिन में हम लोग फिजिकली एक्टिविटीज को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन 10 दिन में हमें इस चीज के लिए करना है ताकि 10 दिन बाद सडनली बाहर निकलेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो फिर वहां पे अभी कोई भी फिजिकली चैलेंज के वजह से या थकान की वजह से हमारे काम में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, हमारा इफिशियंसी कम नहीं होना चाहिए, हमारा अर्निंग कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फिजिकली भी हमें एक्टिव होना जरूरी है। अगर कोई एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स आपके पास है तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग अगर सिंपली एक्सरसाइजेस जो आप बहुत सारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइजेस करके भी हम लोग खुद का कैपेसिटी, स्टैमिना एंड खुद का एक्टिविटीज बढ़ा के फिर से हमारे शरीर को एक एक्टिव लेवल पे अभी से लाना शुरू कर देंगे। तो हो सकता है कि 17 तारीख के बाद में जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो हाफ डे में हमें क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि सडनली बाहर निकल रहे, अभी ना धूप में जा रहे, ना कोई धूल में जा रहे, ना कोई दूसरे माहौल में जा रहे, तो अभी शरीर को एक आदत लग चुकी है। लेकिन सडनली हम लोग अगर माहौल चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बीमार होना शुरू हो जाए, बहुत सारे लोगों को फिजिकल एक्सर्शन होना शुरू हो जाए, बहुत सारे लोगों को थकान महसूस होनी शुरू हो जाए। और इस इफेक्ट को, जो आने वाला इफेक्ट है, उस इफेक्ट को ना होने देने के लिए अभी से एक्टिव होना जरूरी है और अभी से हमें एक्टिवली वर्क करना जरूरी है। भले आज बाहर जाके वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल स्टैमिना मेंटेन रखने के लिए आप घर में ही एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए और उस एक्टिविटीज थ्रू फिजिकली स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि फाइनेंशियल चैलेंजेस जो आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उसके ऊपर कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। आपकी तरफ से जितना सपोर्ट दूसरों को हो सकता है उतना जरूर करना चाहिए। देन हम लोग मेंटली कैसे स्टेबल हो सकते हैं। देन थर्ड चीज हमने देख ली कि हम लोग फिजिकली भी कैसे प्रिपरेशन में आ सकते हैं, प्रिपरेशन मोड में आ सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग बाहर निकलने के बाद भी खुद की केयर कर सकते हैं। क्योंकि जितना इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग रहेगा, अभी तो हम लोग सिक्योर प्लेस में है, तो यहाँ पे समझो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो हम लोग अनसिक्योर प्लेस में जाएंगे। हमें पता नहीं है कहाँ पे कौन इन्फेक्टेड है और किसके संपर्क में हम लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए अभी से ज्यादा, मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी जो है अभी से ज्यादा डबल स्ट्रांग होके हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक पर्सन सफर हो गया इसमें, तो वो अकेला सफर नहीं होगा, उसकी वजह से पूरा फैमिली भी सफर हो सकता है और उसकी वजह से उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले सभी लोग भी सफर हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग जिम्मेदार है, हम खुद को जिम्मेदार मान के अगर इस तरीके से बिहेव करते हैं, उस तरीके से बाहर एक्टिविटी करते हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीजों से हम लोग स्मूथली बाहर निकल सकते हैं। और ये इफेक्ट बहुत कम समय में हमें याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंस हमारे लाइफ में हुआ था या फिर ऐसा कुछ इफेक्ट आया था। हम स्मूथली उसको एक रेगुलर ट्रैक पे लेके आएंगे और जो गलतियां, जो प्रिपरेशन, गलतियां नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें मतलब हमारी गलती नहीं है, ये सिचुएशनल है। ये सपोज जिस सिचुएशन से आया हुआ है तो उस सिचुएशन को, एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन रिएक्शन डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में है। तो हम खुद के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, बाकी सिचुएशंस पे भले ही ना पा सके लेकिन हमारे रिएक्शन पे कंट्रोल पा सकते हैं, हमारे काम करने के तरीके पे कंट्रोल पा सकते हैं, हमारे सोचने के तरीके पे कंट्रोल पा सकते हैं और हमारे इम्यूनिटी पे कंट्रोल, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ पे हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं। यही चीजें भी अगर हम लोग कर पाए इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद में,
तो भी बहुत अच्छा रिलीफ हमें मिल सकता है। और इसके ऊपर सीरियसली आपने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ों को जान के एक्टिव करना शुरू किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं भी किया है तो प्लीज आप सीरियसली इस चीज़ों को सोचिए, क्योंकि आपके लाइफ को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है और आपको क्या करना है इससे ज़्यादा भी कोई नहीं जानता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है ये आपको पता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को सीरियसली सोच के हमें रिएक्ट करना जरूरी है, हमें एक्टिव होना जरूरी है और इसी तरीके से हमें इससे बाहर निकलना जरूरी है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था नॉकडाउन टू इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, तो इसके ऊपर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना जरूरी है, तो इसीलिए थोड़ा सा आज का आपका टाइम मैंने ले लिया। अभी हम लोग आते हैं कि रेगुलर जो कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे उसमें के कुछ क्वेश्चंस है कि जो मुझे लगता है कुछ जो रेगुलर थे, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप gogoa1.com वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां से प्राइस का डिटेल्स आप ले लीजिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि कौन से इसमें मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस थे, तो जो रेगुलर क्वेश्चंस है तो आप वीडियोस देख लीजिए, वो वीडियोस से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन अर्जेंट है तो आप हमारा टेक्निकल टीम के साथ कांटेक्ट करके उसके ऊपर आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मुझे लगा कि सबके साथ शेयर होना जरूरी है, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं अभी बात करना शुरू कर देता हूं। तो उसमें जिस तरीके से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आ रहे, काम करना चाहते हैं, लेकिन खुद का ब्रांड भी लॉन्च करना चाहते हैं, देन खुद का मार्केट में या शोरूम खोलना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग इंपोर्टर्स है, वो इंपोर्ट करके रखा है मटेरियल उन्होंने, लेकिन वो भी कंफ्यूजन स्टेज में है। तो ऐसे लोगों के लिए कि यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेसेस क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या है और आरटीओ का रोल क्या होता है, किस तरीके से ये होता है, ये एक्चुअली मैंने एक प्रोग्राम में ऑलरेडी कवर किया हुआ था, लेकिन फिर से मैं इसके ऊपर बात करूंगा और इन डिटेल आज फिर से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए कितना कॉस्ट लगता है, या फिर किस तरीके से हम लोग मॉडल्स को आगे लेके जा सकते हैं। तो जो भी व्हीकल इंडस्ट्री या व्हीकल जो भी मैनेज होते हैं, जो रोड पे व्हीकल चलते हैं, तो उसके लिए जो कंट्रोल किया जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए या फिर उसका रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उसके ऊपर काम करती है। उनका काम होता है कि उसके लिए रूल्स फॉर्म किए जाए और उस रूल्स के थ्रू नॉर्म्स उसके लिए फॉर्म करने के बाद में उस नॉर्म्स के थ्रू पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम है और वो जो काम करती है वो एक्ट जो है व्हीकल्स के लिए, तो उसको बोलते हैं CMVR, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट। तो CMVR एक्ट के अंदर व्हीकल के लिए लगने वाले या आरटीओ के लिए लगने वाले सभी एक्ट या सभी रूल्स आपको उसमें मिलेंगे। अगर आप भी डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो गूगल पे जाके आप CMVR एक्ट्स टाइप करेंगे तो उसको सभी एक्ट्स को आप डिटेल में उसकी जानकारी ले लेती है। आज हम लोग प्रोसेस को जान लेंगे इन डिटेल। आप उसका कोई भी पॉइंट के ऊपर चाहिए तो आप डिटेल में जाके कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम होता है कि उसके ऊपर नॉर्म्स फॉर्म, रूल्स फॉर्म किए जाए या उसका मेथड्स फॉर्म किया जाए। ये नॉर्म्स फॉर्म होने के बाद में गवर्नमेंट खुद सब चीज़ों में काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ एजेंसीज ऐसे तैयार किया है, जो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हम लोग जिसको बोलेंगे, कुछ सेमी गवर्नमेंट्स हैं या कुछ प्राइवेट भी उसमें हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ एजेंसीज हैं कि जिन एजेंसीज के थ्रू उसका अप्रूवल प्रोसेस होता है। मतलब जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स तैयार किए हैं, जो कोई भी मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो मैन्युफैक्चर करने के बाद में वो प्रोडक्ट उसी स्टैंडर्ड से बना है या नहीं, रोड पे चलने के लिए सेफ है या नहीं, लोगों के लिए वो सेफ है या नहीं, ये टेस्ट करने की जरूरत होती है। और उसको वो टेस्ट एजेंसी जो है, तो उनको इधर नोडल एजेंसीज है या गवर्नमेंट एजेंसीज है या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो उनके थ्रू वो टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऐसे कौन से एजेंसीज है, तो गवर्नमेंट का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है या बाकी गवर्नमेंट रिलेटेड ज़्यादा एक्ट करने के लिए, ज़्यादा उन व्हीकल्स को पास करने के लिए इंडिया में अहमदनगर में VRDE है। उसके बाद में पूना में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला डायरेक्टली CIRT है, कि जो नासिक फाटा पे अगर आप देखेंगे भोसरी के उधर, तो वहाँ पे CIRT है, तो वहाँ से भी काम कर सकते हैं। नगर में जो है VIRD, उनका ज़्यादातर मिलिट्री रिलेटेड या फिर वो एक्टिविटीज़ उनके पास ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो डायरेक्टली ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करते हैं, लेकिन
ऑल ओवर इंडिया से रोड ट्रैक जो है, ट्रैक टेस्ट जितने भी होते हैं वो VRDE के पास ट्रैक टेस्ट के लिए है। तो बाकी एजेंसीज में भी आपने सबमिट किया, फिर भी ट्रैक टेस्ट के लिए, रोड टेस्ट के लिए वहाँ पे व्हीकल्स लेके जाना पड़ता है। देन CIRT है पुणे में, CIRT भी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वहाँ पे भी आप अलग अलग व्हीकल्स को सबमिट करके वहाँ से भी अप्रूवल ले सकते हैं। तो उसके पर्टिकुलर व्हीकल के लिए क्या नॉर्म्स है वो भी आप जान सकते हैं और वहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं। CIRT का मेजर स्पेशलिटी, अगर आप 3 व्हीलर में काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में, तो 3 व्हीलर में उनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं एंड 3 व्हीलर का ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ पे होता है, तो 3 व्हीलर के लिए आपको CIRT बेस्ट रहेगा। देन अगर आपको देन पुणे में ARI है, ARI के पास सबसे ज़्यादा मशीनरी, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ एंड सबसे वेल रिनाउंड है, क्वालिफाइड स्टाफ भी है, क्वालिफाइड टीम भी है, एक्सपीरियंस लोग हैं सब। तो उसके वजह से वहाँ पे आपको कोई भी वैरायटी का व्हीकल रहेगा तो ARI से आप उसको अप्रूव करा सकते हैं। तो 3 व्हीलर में भी कर सकते हैं, 4 व्हीलर में भी कर सकते हैं, 2 व्हीलर में भी कर सकते हैं। 2 व्हीलर की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक में 2 व्हीलर के लिए 2 टाइप के कैटेगरीज है। एक कैटेगरी आती है कि लो स्पीड कैटेगरी। लो स्पीड कैटेगरी यानी जिस व्हीकल का स्पीड मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है इलेक्ट्रिक मोड पे एंड जिसका पावर 250 वॉट मैक्सिमम पावर है, तो ऐसे व्हीकल को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो उसको एग्जम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो जब एग्जम्प्टेड कैटेगरी में कंसीडर होता है तो उस एग्जम्प्टेड कैटेगरी में मतलब वो व्हीकल नहीं है, तो वो रोड पे चलने के लिए उसको कोई भी लाइसेंस या नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है, वो एज लाइक अ बाइसिकल कैटेगरी काउंट होता है। लेकिन आप डायरेक्टली उस तरीके का व्हीकल बना के बेच नहीं सकते, तो आपको वो टेस्ट एजेंसी में चेक करना होता है कि रियली आपका व्हीकल बिलो 250 वॉट है या नहीं, या फिर आपका स्पीड बिलो 250 है या नहीं। ये टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक इंपोर्टर जो भी इस व्हीकल को बेचता है उसके पास वो टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। वो टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आप उस व्हीकल को रोड पे चला सकते हैं और एजेंसी से अगर एक्चुअली आपका व्हीकल उस तरीके से वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उनसे टेस्ट पास होके आपको रिपोर्ट मिल सकता है। तो ये हो गया लो स्पीड के लिए। देन इलेक्ट्रिक में कैटेगरी आती है कि हाई स्पीड व्हीकल्स। लो स्पीड में पहले आपने देखा रहेगा कि जैसे लूना आती थी, तो लूना में भी शुरू में जब छोटा इंजन था, क्योंकि उस समय एग्जम्प्टेड कैटेगरी में अप टू 50 सीसी तक का लिमिट था, तो बिलो 50 सीसी के जो गाड़ियां पहले थी तो उनको नंबर प्लेट नहीं थी, तो वो डायरेक्टली आप ऐसे ही बेच सकते थे। लेकिन बाद में वो नॉर्म चेंज हो गया, अभी 25 सीसी तक है। अगर आप कोई पेट्रोल में भी व्हीकल बनाते हैं तो 25 सीसी से कम वाला इंजन अगर आप यूज करते हैं तो वो भी मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं आता है, वो भी एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आ सकता है एंड उसके लिए भी आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको टेस्ट करना जरूरी है, उसको टेस्ट रिपोर्ट रहना जरूरी है, उसके बगैर आप रोड व्हीकल में उसको नहीं बेच सकते हैं। तो ये हो गया कि एग्जम्प्टेड कैटेगरी। फिर आते हैं हम लोग मेन कैटेगरी भी, जो ऑन रोड कैटेगरी है। ऑन रोड कैटेगरी में अगर देखेंगे हम लोग तो उसमें जो कैटेगरी आती है तो अबव 25 का स्पीड जो भी व्हीकल का रहेगा उस व्हीकल के लिए नंबर प्लेट लेना कंपलसरी है। अभी जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होता है कि क्या सर इसमें 3 व्हीलर भी कंसिडर होता है या फिर 4 व्हीलर भी अगर बनाए तो कंसिडर होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट के लिए है। अगर आप 3 व्हीलर बनाते हैं या 4 व्हीलर बनाते हैं तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा। बहुत सारे कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो अभी गवर्नमेंट नए फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे व्हीकल्स बनाए हैं लेकिन उनको उसमें स्पेसिफिक कोई कैटेगरी नहीं है, तो वो कंफ्यूजन स्टेज में है। तो जो भी रिक्वायरमेंट लगती है तो उसका हम लोग सबमिशन करके गवर्नमेंट उसके लिए नया कैटेगरी फॉर्म कर सकती है। तो जिस तरीके से अगर 4 व्हीलर में भी क्वाड्रा बाइक कैटेगरी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जैसे बजाज का एक छोटा 4 व्हीलर आ रहा है कि जो रिक्शा का इंजन यूज करके है उसी तरीके का, लेकिन 4 व्हील व्हीकल है, तो वो क्वाड्रा बाइक कैटेगरी में आती है। तो क्वाड्रा कैटेगरी अभी रिसेंटली एक्टिव हुई है कुछ सालों में, तो वो कैटेगरी में भी मतलब एडिशनली ऐसे कैटेगरीज भी क्रिएट होते रहते हैं। तो जिस तरीके से नंबर प्लेट वाला व्हीकल है, तो नंबर प्लेट वाले व्हीकल को क्या चाहिए होता है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं, तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पहले आपके पास विन नंबर होना जरूर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर जिसको WMI बोलते हैं, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन।
तो ये WMI नंबर पहले आपको निकालना जरूरी है। अगर आप नंबर प्लेट वाला कोई भी व्हीकल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पहले आपके पास WMI नंबर होना चाहिए। तो ये नंबर कहाँ से मिलता है, WMI कैसे निकालना है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको एजेंसीज मिलेगा। वो ऑल ओवर वर्ल्ड का मेंटेन होता है, वर्ल्ड में कितने मैन्युफैक्चरर्स है। ये इंटरनेशनल आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ये इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो जनरली यूएस से अलाउड किया जाता है, तो उसके लिए इंडिया में एजेंसीज में आप सबमिट करके उसको ले सकते हैं। तो ये WMI नंबर आने के बाद में आप टेस्ट एजेंसीज में अपने कोई भी टेस्ट एजेंसी में आप जा सकते हैं। टेस्ट एजेंसी में अपने वहां से पर्टिकुलर व्हीकल का स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आप उनके वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, या फिर हर एक एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके उनसे डिटेल्स लेके आप उस कैटेगरी में आपका व्हीकल बैठ रहा है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। जब अभी नंबर प्लेट वाला व्हीकल आप यूज करना चाहते हैं या फिर उसको अप्रूव करना चाहते हैं, टू व्हीलर सेगमेंट को हम लोग देख लेते हैं, तो WMI हमारे पास होना जरूरी है। देन इलेक्ट्रिक में टू व्हीलर करने के लिए उसका स्पीड आपका अबव 25 कितना भी हो सकता है। जितना हायर स्पीड में जाएंगे तो उतना टेस्ट आपके बढ़ जाते हैं, उतने टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर आपका 100, 120, 130 किलोमीटर का व्हीकल है तो उसमें ब्रेकिंग टेस्ट और बाकी के टेस्ट में, उसके स्ट्रेंथ टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो उस टेस्ट में वो व्हीकल पास होना जरूरी है। तो इस हिसाब से आपको वो व्हीकल मैन्युफैक्चर करना होगा। इन चीजों में बहुत बार इंपोर्टेड व्हीकल्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में उस हिसाब से वो उनका कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्वालिटी नहीं होता है। तो इन चीजों में हमारे मतलब क्योंकि हम लोग भी रेगुलर अभी उस प्रैक्टिस में है, तो ऑब्जर्वेशन में आता है कि इंपोर्टेड व्हीकल्स उसमें ज्यादा पास नहीं होते। तो उसमें अगर आपका प्रॉपरली व्हीकल है, प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट आपके पास है, तो हायर स्पीड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर टू व्हीलर सेगमेंट में आज देखेंगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आज चल रहा है, तो स्कूटर का नॉर्मली स्पीड लोग 60, 70, 80 तक का इंडिया में चल रहा है। तो 60, 70, 80 तक के आपके सभी व्हीकल्स को एक ही ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रैटेजी में उसका टेस्ट होगा, तो उसमें अलग अलग टेस्ट हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर WMI नंबर आपके पास आने के बाद चैसी नंबर, आपका एक यूनिक चैसी नंबर आप उसको लगा सकते हैं और वो मॉडल को रेडी करके आप सबमिट कर सकते हैं। वो मॉडल को सबमिट करने के बाद में उसमें और बहुत सारे कंपोनेंट्स अप्रूव्ड होने जरूरी है, कि जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स अप्रूव्ड है, ऐसे कंपोनेंट अप्रूव्ड कंपोनेंट्स का यूज करके आप उसका अगर व्हीकल को सबमिट करते हैं तो आपको कंपोनेंट लेवल अप्रूवल दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं अपने अप्रूव्ड कंपोनेंट यूज किए तो हर एक कंपोनेंट को आपको अलग से अप्रूव करना होगा। अगर हर एक कंपोनेंट को अप्रूव करने के लिए तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा एंड उसका कॉस्टिंग भी बहुत हायर साइड जाएगा, क्योंकि एक एक कंपोनेंट भी अगर आपको अप्रूव करना है तो उसका कॉस्टिंग जो आता है डिपेंड ऑन कंपोनेंट एंड टेस्ट। अगर एक लाइट्स भी आपको अप्रूव करना है और उसके लिए पहले तो आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, उसके बहुत सारे सर्टिफिकेट एंड बहुत सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है उस कंपोनेंट के, तो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से अप्रूव्ड कंपोनेंट्स आप ले सकते हैं, या फिर उनको बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट का हम लोग आपको फिक्स ऑर्डर देने के लिए रेडी है, ये एडिशनल डिपॉजिट ले लीजिए या फिर ये ऑर्डर ले लीजिए, उसके अगेंस्ट में एडवांस ले लीजिए, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट आप मैन्युफैक्चर करके अप्रूव करके हमें दे दीजिए। तो रेगुलर जो मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स है तो वो मैन्युफैक्चरर्स उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो उसमें कौन सी चीजें अप्रूव्ड लगती है हमें, तो पहला तो लगेगा आपको, फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो टायर्स आपको अप्रूव्ड लगेंगे। तो टायर का तो फैक्ट्री हम नहीं डाल सकते, तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है तो उनके पास जो कौन से टायर्स अप्रूव्ड है, मतलब आप जो अगर नया व्हीकल भी डिजाइन कर रहे हैं या फिर उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या R&D में है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले उसका टायर साइज मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, उसका प्राइसिंग कितना जा रहा है, उसका कौन से मैन्युफैक्चरर के पास अप्रूवल है, ये चेक करना जरूरी है। वो चेक करने के बाद जो इजीली अवेलेबल है, जो मैन्युफैक्चरर आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, वही व्हील साइज सिलेक्ट करके या वही टायर साइज सिलेक्ट करके आप व्हीकल को डिजाइन कीजिए। उसके साथ में रिम्स आपको लगेगा अप्रूव्ड, दोनों रिम्स आगे का या पीछे का रिम्स आपको अप्रूव्ड लगेगा, वो अप्रूव्ड होना जरूरी है। देन आपके लाइट्स जितने भी आते हैं वो लाइट्स अप्रूव्ड होने जरूरी है, जैसे कि हेडलाइट हुआ, टेल लाइट हुआ, इंडिकेटर्स हुआ, नंबर प्लेट लाइट हुआ, ये सब लाइट्स अप्रूव्ड होना जरूरी है। अगर अप्रूव्ड है तो आपको उसका अलग से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कंपोनेंट्स आपको जमा करने होंगे। देन आप जो मोटर यूज कर रहे हैं वो अप्रूव्ड होना जरूरी है, या फिर से मोटर का टेस्ट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी नए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अगर आपको व्हीकल बनाते हैं और फेम 2 में आपको सब्सिडीज लेना है तो उसमें ऑलमोस्ट 70% कंपोनेंट्स आपको मेड इन इंडिया ही यूज करना जरूरी है। उसके लिए कौन सा कंपोनेंट कौन से डेट से मेड इन इंडिया होना चाहिए, ये क्लियर लिस्ट उसका दिया हुआ है, वो भी अगर आप सर्च करते हैं
ARI के वेबसाइट पे भी उसका डिटेल्स आपको मिल सकता है, या फिर गूगल पे भी सर्च करके आप उसका डिटेल्स पा सकते हैं। तो कौन से कंपोनेंट को, मोटर को कब से मेक इन इंडिया कंपलसरी होना चाहिए, कंट्रोलर को कब से होना चाहिए, बाकी एक्सेसरीज को कब से होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया हुआ है कि ये मेक इन इंडिया ही करना है, तो उस तरीके से उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाती है कि जो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम यहाँ के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। अगर सिंपली आप व्हीकल्स को इंपोर्ट करेंगे तो सब्सिडी उसमें नहीं मिल सकती है। मतलब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कहीं पे जाऊंगा और बाहर की कंपनी का मॉडल लेके आऊंगा और उसको अप्रूव करवाता हूं तो मुझे सब्सिडी मिलेगी, तो उस व्हीकल पे सब्सिडी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो व्हीकल ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। तो इसीलिए अभी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है कि मैक्सिमम हम लोग मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें, व्हीकल्स को प्रमोट करें, कंपोनेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर ले। जैसे हमारा स्पेशलिटी है जैसे मोटर मैन्युफैक्चरिंग का, कंट्रोलर का, तो उसमें हमें ऑलरेडी बहुत सारे मोटर्स हमारे अप्रूव्ड है, तो उसमें आपको अलग से अप्रूवल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई व्हीकल डिजाइन कर रहे हैं, आप कोई नया मॉडल बनाना चाहते हैं और स्पेसिफिक मोटर आपको चाहिए, तो वो भी डिजाइन करके उसको भी अप्रूव करके हम लोग आपको दे सकते हैं। कि मेरे नॉलेज के हिसाब से आज मोटर लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाले हब मोटर पे गोगो A1 ही सिर्फ कंपनी है कि जिसका हब मोटर्स अप्रूव्ड है कंपोनेंट लेवल पे। देन आपके पास अगर अप्रूव्ड नहीं है तो फिर आप व्हीकल के साथ में फिट करके दे सकते हैं, वहां पे अलग से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, तो उसका लाखों रुपए कॉस्ट भी लगेगा, देन उसके साथ में टाइम भी जाएगा। तो अप्रूव्ड कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसके दोबारा आपको जो रेगुलर टेस्ट है वो करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके साथ में जो समझो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो व्हीकल के साथ में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इतने सारे कंपोनेंट्स, मतलब मोटर हमें अप्रूव्ड लगेगा, कंट्रोलर अप्रूव्ड लगेगा, हेडलाइट्स पूरे अप्रूव्ड लगेंगे, देन आपका रिम्स दोनों अप्रूव्ड लगेगा, टायर्स अप्रूव्ड लगेगा। तो ये कंपोनेंट्स हमें अप्रूव्ड होना जरूरी है। देन स्पीडोमीटर है, उसमें कैलिब्रेशन टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट में वो पास होना जरूरी है। आपका ब्रेकिंग सिस्टम जो है, ब्रेकिंग सिस्टम में जो होज यूज होता है वो अप्रूव्ड होना जरूरी है, उसको स्पेसिफिक ग्रेड दिया हुआ है। ब्रेकिंग टेस्ट में ब्रेक्स जो होते हैं तो ब्रेक को कितने जो लिमिट दिया है उसमें ब्रेक टेस्ट कम पास होना जरूरी है। देन आपका वाटर इमर्शन टेस्ट या पानी से जब व्हीकल जाता है तो वो से टेस्ट होना जरूरी है, ग्रेडेबिलिटी टेस्ट होना जरूरी है। तो ये बहुत सारे टेस्ट उसमें आते हैं, तो उन सब टेस्ट को देन वाइब्रेशन टेस्ट आता है, बहुत सारे टेस्ट आते हैं। तो ये सब टेस्ट पास होने के बाद में फिर आपके व्हीकल का सर्टिफिकेशन मिलता है। कि जब वो सर्टिफिकेशन मिलता है, ये सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में फिर उस व्हीकल को आपको, मतलब उस सर्टिफिकेट को लेके आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री के अगेन वेबसाइट पे वो अपलोड करना पड़ता है या अपलोड होता है। उसके बाद में वो आरटीओ के लिए एक्सेसिबल होता है, और जो व्हीकल का वहाँ पे अपडेट रहेगा उसी व्हीकल को आरटीओ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फिर एज ए मैन्युफैक्चरर आपने व्हीकल क्रिएट कर लिया, अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर लिया। अभी ये प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, तो वो इजी हो चुका है। पहले फिजिकली आपको जाके ट्रांसपोर्ट में डिपार्टमेंट में वो सबमिट करना पड़ता था, और वहाँ से वो फिजिकली लेटर्स हर एक आरटीओ में भेजते थे। तो हर एक अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, बहुत सारी जगह पे बहुत टाइम भी लगता था, पैसा भी खर्च होता था। लेकिन अभी बहुत सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होने की वजह से वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है। तो वो आने के बाद में फिर आरटीओ का काम रहता है कि जिस एरिया में वो व्हीकल आपने बेचा तो वो चेक करते हैं कि इस मैन्युफैक्चरर ने ये अप्रूवल सर्टिफिकेट्स है, इस तरीके का इसका चासी नंबर है, ये व्हीकल ये नंबर से ये नंबर इनको अलाउड हुआ है और इस तरीके से वो यूज करें। और फिजिकली जो जिस तरीके से सर्टिफिकेट में मेंशन है कि ये होना चाहिए वो चेक कर लेते हैं। जैसे हेडलाइट आपने बोला था वही कंपनी का है या नहीं, बाकी की चीज़ें है या नहीं, वो आरटीओ का काम होता है। वो सब चेक करके वो आपको नंबर अलाउड करते हैं कि ये व्हीकल को आप रोड पे चला सकते हैं, तो वो आपका लीगली व्हीकल हो गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। जैसे टू व्हीलर में हमने देख लिया, फिर थ्री व्हीलर में अगर हम लोग आते हैं तो थ्री व्हीलर में दो कैटेगरीज है, जैसे L3 कैटेगरी है एंड L5 कैटेगरी है। L3 में ई रिक्शा जो है तो वो स्पेशली अभी कैटेगरी बनाई हुई है। तो ई रिक्शा के लिए जो है, ई रिक्शा में कोई भी ई रिक्शा थ्री व्हीलर बिलो 250 के कैटेगरी में नहीं आती है। मतलब कोई अगर आपको बता रहा है कि ई रिक्शा है, हम लोग कम स्पीड वाला है तो उसको कुछ लाइसेंस की या इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप फिर से चेक कर लीजिए, आप खुद जाके एजेंसी में चेक कर सकते हैं। हमारे नॉलेज के हिसाब से हमने जितना इंक्वायरी किया है, थ्री व्हीलर कोई भी एग्जम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आती है, वो इलीगली है।
जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में। थ्री व्हीलर के लिए क्या नॉर्म्स है, तो थ्री व्हीलर के लिए नॉर्म्स है तो उसके लिए 25 का स्पीड, अप टू 2 किलोवाट पावर की मोटर आप यूज कर सकते हैं, 4+1 का उसमें परमिशन है, एंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कि उसके लिए अलग से परमिट आपको मिलता है, लाइसेंस उसके लिए ड्राइवर को लेना पड़ता है, और वो जो डिसाइडेड रोड्स है जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए उसका पर्पज़ है, उसके लिए वो नॉर्म्स बने हुए हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आप पैसेंजर व्हीकल अगर यूज करें तो वो पर्टिकुलर रोड पे उतने ही डिस्टेंस में आप वो ट्रैक पे चला सकते हैं, या वही जोन में आप उसको चला सकते हैं, आप उसको अलग एरिया में नहीं चला सकते या मेन सिटी में नहीं चला सकते हैं। और ई रिक्शा में देखा जाए तो जैसे महाराष्ट्र और साउथ में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन नॉर्थ में ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पे उसी तरीके से काम होता है। ये हो गए ई रिक्शा कैटेगरी। अभी उसमें दो कैटेगरीज आती है, एक तो पैसेंजर आती है, एक कार्गो आती है। तो कार्गो यानी जो गुड्स कैरियर है, तो गुड्स कैरियर के लिए आप उसके लिए परमिट की जरूरत नहीं है, तो गुड्स कैरियर को आप जहाँ पे भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि जहाँ पे लो स्पीड व्हीकल्स अलाउड नहीं होते, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको अगर सिटी में है तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जिस तरीके से मुंबई में आप देखेंगे तो दादर से आगे जाएंगे तो रिक्शा अलाउड नहीं है, या फिर एक सर्टन एरिया के आगे जा, आई थिंक सायन या फिर चेंबूर से आगे, तो वो एरिया में आप ऑटो रिक्शा नहीं चला सकते हैं। तो वो एरिया में जैसे टैक्सी सिर्फ चलता है, तो उसी तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बहुत सारे एरियाज में लो स्पीड व्हीकल को रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, क्योंकि उनकी वजह से, ये लो स्पीड होने के वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है, और ट्रैफिक जाम होता है तो वो चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए अगर जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे कार्गो व्हीकल्स आप चला सकते हैं। तो ई रिक्शा में या फिर उस टाइप के कैटेगरी में आपको अप्रूवल लेना है तो वो भी ARI के पास भी होता है, दिल्ली में ICAT के पास भी होता है, या फिर CIRT के पास भी होता है। तो बहुत सारे ये सब एजेंसीज के पास में आप उसका अप्रूवल ले सकते हैं। उसके लिए भी कंपोनेंट्स आपको अप्रूव्ड लगेंगे, वो अप्रूव्ड कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर ढूंढ के आपको अपना मॉडल बना के आप सबमिट कर सकते हैं। देन कैटेगरी आता है थ्री व्हीलर में L5 कैटेगरी। L5 कैटेगरी मतलब जैसे बजाज रिक्शा हम लोग रोड पे दिखते हैं, TVS का है, या फिर महिंद्रा का है, या फिर पियाजो का है, या फिर अतुल का है। तो ये अलग अलग कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। जैसे नॉर्थ में हम लोग जाएंगे तो JSA का ऑटो चलता है, देन स्कूटर इंडिया के कुछ मॉडल्स पहले थे बड़े साइज में। तो ये बहुत सारी कंपनीज है जो थ्री व्हीलर में एक्टिव है, थ्री व्हीलर में काम करती है, एंड L5 कैटेगरीज में वो मॉडल्स बनाती है। तो L5 कैटेगरी में भी अगर अप्रूवल लेना है तो उसके लिए भी अलग नॉर्म्स है, उसमें भी कंपोनेंट्स सभी आपको अप्रूव्ड होना जरूरी है। L5 में 25 के ऊपर के स्पीड में हम लोग जा सकते हैं, अप टू 60-70 के स्पीड तक व्हीकल को अप्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका सीटिंग कैपेसिटी एंड उसके व्हीकल के जो डायमेंशन है सभी नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करके उसमें भी अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये एजेंसी थ्रू, और सबका प्रोसेस सेम है। व्हीकल कोई भी रहेगा तो पहली चीज़ है आपके पास WMI नंबर होना चाहिए। देन वो व्हीकल का आपको पहले तो नॉर्म्स का स्टडी करना चाहिए, वो स्टडी करने के बाद में अपने व्हीकल डिजाइनिंग को लेना चाहिए। आपको पहले अप्रूव्ड कंपोनेंट कौन से मैन्युफैक्चरर से मिल रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। देन अप्रूव्ड कंपोनेंट के हिसाब से आपने डिजाइन यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, प्रोटोटाइप डेवलप करना चाहिए। देन कौन से टेस्ट होने वाले हैं उन टेस्ट को अपने लेवल पे पहले टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद में हम लोग उसको अप्रूवल में डाल सकते हैं, या फिर हम लोग पहले उसको एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पे भी डाल सकते हैं, डेवलपमेंट टेस्ट पे भी डाल सकते हैं। डेवलपमेंट टेस्ट का फीस देके अगर आपको कंफर्म नहीं है कोई टेस्ट की ये पास हो जाएगी, तो वो डेवलपमेंट टेस्ट में डाल के वो फीस भर के आप उसका अंदाजा ले सकते हैं कि ये पास होगा या नहीं। क्योंकि अगर टेस्ट में गया और वो फेल हो गया तो पूरा फीस आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो उसके ऊपर काम किया तो उसका ही फीस वो ले रहे, तो वो दोबारा अगर फिर से आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। लेकिन डेवलपमेंट टेस्ट में फीस कम लगेगा, भले आपका डेवलपमेंट एंड अप्रूवल फीस दोनों मिलके ज्यादा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप कंफर्म हो सकते हैं अप्रूवल टेस्ट में जाने के पहले डेवलपमेंट टेस्ट में आपका पास हो सकता है या नहीं, ये आप कंफर्मेशन पा सकते हैं। तो इस तरीके से थ्री व्हीलर में भी होता है, फोर व्हीलर में भी सेम, हर एक व्हीकल में सेम प्रोसेस होता है। अप्रूव्ड कंपोनेंट चाहिए और हर एक के टेस्ट लेवल्स अलग है, कौन से टेस्ट होते हैं तो वो आपको
हर एक टेस्ट एजेंसी के वेबसाइट से वो डिटेल्स मिल सकती है, या सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के CMVR एक्ट के अंडर भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको डिटेल्स मिल सकती है। कौन से अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स है उसकी भी डिटेल्स आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पता नहीं है, नहीं मिल रहे, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने अप्रूव्ड कंपोनेंट हमारे पास है हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ अगर बाकी कंपोनेंट भी आपको रिसोर्स करने हैं तो उसमें भी हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स पता है कि जो उनके पास अप्रूव्ड कंपोनेंट्स है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये अप्रूवल प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। देन सब्सिडी के ऊपर भी बात करना जरूरी है। फेम 2 के अंदर आप सभी व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं, लेकिन फेम 2 के अंदर जब सब्सिडी लेते हैं तो अभी सब्सिडी उन्होंने बैटरी कैपेसिटी के ऊपर दिया है। लीड एसिड बैटरी के लिए सब्सिडी नहीं है। लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं तो सब्सिडी मिलेगी। और हर एक व्हीकल में कैटेगरी दी हुई है, जैसे 2 व्हीलर में 10 मतलब सभी इसमें 10,000 पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से सब्सिडी दी है, और कैपिंग भी दिया हुआ है उसका कि जैसे 2 व्हीलर में 2 किलोवाट तक का या 3 किलोवाट तक का आप यूज कर सकते हैं। देन उसका प्राइसिंग के हिसाब से भी कैलकुलेशन लगाया जाता है कि कितनी सब्सिडी आपको अप्रूव होगी। देन 3 व्हीलर में भी आपको अराउंड 5 किलोवाट तक का या 6 किलोवाट तक का सब्सिडी दिया हुआ है। देन कार में अलग सेगमेंट है। तो इसी तरीके से हम लोग 3 व्हीलर 2 व्हीलर इसमें सब्सिडी ले सकते हैं। सब्सिडी के लिए स्पेसिफिक नॉर्म्स भी हैं, कितने % कंपोनेंट्स आपके मेक इन इंडिया होने चाहिए। देन उसके बाद में फेम का अप्रूवल होता है, फेम के अंडर भी टेस्टिंग सब होते हैं। वो अप्रूवल लेने के बाद में सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अभी एक कंडीशन और भी है कि जिसमें आपके एटलीस्ट 25 डीलर्स या आउटलेट्स होने चाहिए। वो अगर 25 डीलर्स या आउटलेट्स है तो आप फेम में एलिजिबल होते हैं और आपको सब्सिडी मिलती है। मतलब आप पहले से अगर आप काम कर रहे हैं या फिर नया काम करना चाहते हैं तो आपको डीलर नेटवर्क भी उसके लिए खड़ा करना जरूरी है, आउटलेट्स भी खड़े करने जरूरी है। तो इस तरीके से सब्सिडी भी हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स जिससे लीगली कैसे हम लोग व्हीकल को अप्रूव करवा सकते हैं एंड अपने ब्रांड से व्हीकल को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। देन सब्सिडी के बारे में भी डिटेल्स हमने देख ली। तो दोस्तों रेगुलर हम लोग ऐसे अलग अलग डिटेल्स पे डिस्कस करते रहेंगे। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि इन चीज़ों के ऊपर और डिटेल में जानकारी चाहिए, जो मुझे लगेगा कि ये सबके साथ शेयर करना जरूरी है, आप कमेंट में डेफिनेटली लिख दीजिए और उसके ऊपर मैं ज़्यादा डीपली स्टडी करके आपके सामने वीडियोस रखता जाऊंगा। जो या फिर जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो आपका सपोर्ट मिल रहा है और जो लोग ऑलरेडी रेगुलर सुबह 10 बजे का यूट्यूब लाइव सेशन देख रहे हैं, 14 तारीख तक ये हम कंटिन्यू रखेंगे। फेसबुक लाइव सेशन देख रहे हैं शाम का 5 से 6 बजे का। वेबिनार्स के लिए जिन लोगों को सीट्स मिले वो डेली उनके वेबिनार्स भी हो रहे हैं। आपने भी अगर वेबिनार का फॉर्म भरा हुआ है तो आपका भी नंबर अभी 11 तारीख तक के ऑलरेडी सब फुल हो चुके हैं। आपका नंबर अभी भी आप फॉर्म भरते हैं तो 12 तारीख के बाद का नंबर आपको मिल सकता है। तो आप फेस टू फेस भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं किस तरीके से बिजनेस एसोसिएट के लिए क्वालिफाई होना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, किस तरीके से बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन वर्क करता है और किस तरीके से विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विदाउट स्टाफ अपॉइंट किए हुए, विदाउट टाइम का लिमिटेशन आप किस तरीके से गोगो ग्रुप के साथ में अटैच हो सकते हैं एंड किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं अपने बिजनेस में। ये सब जानने के लिए तो आप ऑनलाइन के मतलब आप वेबिनार के लिए gogoa1.com पे जाके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपका नंबर जो स्लॉट आपको मिलेगा वो स्लॉट में आप अटेंड कर लीजिए। या फिर अगर आप बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो gogo.foundation पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम के लिए अगर वेबिनार आप अटेंड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है कि उसमें कैसे बिजनेस एसोसिएट आप बन सकते हैं, उसका डिटेल्स भी वहाँ पे है। डेफिनेटली जितने लोगों ने आज यहाँ पे हम लोग लाइव देख रहे हैं तो gogoa1.com के इस पेज को, फेसबुक पेज को आपने फॉलो किया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी या लाइव में जब भी आने वाला हो तो आपको राह देखने की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ में जो यूट्यूब चैनल है हमारा gogoa1, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो उसमें भी यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। वहाँ पे भी जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा। तो जब वीडियो अपलोड होता है इमीडिएटली नोटिफिकेशन आने के बाद में आप उसको देख सकते हैं।
बहुत लोगों ने ऑलरेडी अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, पार्टनर्स के साथ इन वीडियोस को और इस नॉलेज को शेयर करना शुरू किया है। अगर नहीं किया है तो शुरू कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। इसके लिए कोई ना उनको खर्चा करना है ना आपको खर्चा करना है। जो भी इस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद ही यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना चाहिए और यही इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए कि जहां से मेक इन इंडिया करके हम लोग दुनिया को ये प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सके। तो दोस्तों, जो आपका सपोर्ट हो रहा है उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। तो आज यहाँ पे ही रुकते हैं, 3 मिनट मैंने आपके ज़्यादा लिए, तो आज यहाँ पे ही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से मिलते रहेंगे। 14 तारीख तक, 15 से लेके 21 तारीख तक बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम होगा, तो उस समय हम लोग लाइव सेशंस नहीं ले पाएंगे। तो नेक्स्ट लाइव सेशंस कब होने वाले हैं इसका डिटेल्स आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, स्टे एट होम एंड फोकस ऑन जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए उसके ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।